तो इट हैज टू बी डन विद ड्यू डिस्क्रिशन, राइट। सेकेंड इज जितने भी रेफरेंसेस होते हैं, चाहे बिब्लियोग्राफी हो, क्योंकि रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी चाहे एपीए फॉर्मेट में हो चाहे एमएलए फॉर्मेट में हो, वो जब हम लिखेंगे, क्योंकि ये सेट प्रैक्टिस है या सेट रूल है, तो ऑटोमेटिकली आपका सेम ही लेवल पे या सिमिलर ही आपका रेफरेंसिंग स्टाइल आएगा। तो रेफरेंसिंग स्टाइल जब आएगा तो वो कहीं ना कहीं 10 जगह भी साइट हुआ होगा पेपर, तो वो वहां से कॉपी करेगा। इस कारण जितने भी रेफरेंसेस होते हैं या बिब्लियोग्राफी होती है या टेबल ऑफ कंटेंट या प्रीफेस या एक्नॉलेजमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो प्लेगरिज्म के लिए चेक नहीं होते हैं, ठीक है। जब आप कोई प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू चेक द एंटायर पेपर और डू यू वांट टू एक्सक्लूड अ फ्यू सेक्शंस ऑफ योर रिसर्च पेपर फॉर गेटिंग इट चेक्ड फॉर प्लेगरिज्म। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर क्लियर कि आप क्या क्या चेक कराना चाहते हो। थर्ड इज ऑल जेनेरिक टर्म्स, लॉज, स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड स्टैंडर्ड इक्वेशंस आल्सो आर एक्सक्लूडेड। जैसे हम लोग नल हाइपोथेसिस में लिखते हैं, और नल हाइपोथेसिस अगर आपने यूजुअली देखा होगा तो नल हाइपोथेसिस हम बोलते हैं देयर इज नो एसोसिएशन, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सो एंड सो वेरिएबल लिखते हैं। नल हाइपोथेसिस की यूजुअली अंडरस्टैंडिंग यही होती है, या हमने टॉपिक का नाम लिख दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी सब हेडिंग में, या हमने सब हेडिंग में लिख दिया रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे टाइटल्स भी आपके प्लेगरिज्म चेक में नहीं जाते हैं। अब बात आती है जब हम प्लेगरिज्म चेक करा रहे होते हैं तो उसमें काफी चीजें ये भी दिखती हैं कि दिस इज ऑल्सो सीन, अनलेस यू कितना एक्सपेक्ट करते हैं। जितने लोगों ने किया है उतने लोगों से सिर्फ पूछ सकता हूँ फिलहाल तो मैं, कि कितने वर्ड्स का यूजुअल में सिमिलैरिटी चेक किया जाता है, कोई बता सकते हैं? तो 10 से 15% देखा जाता है, ऐसे कि 85% या ऐसे कि जेन्युइन होना चाहिए, और किसी किसी में नहीं, 15% तक अगर अलाउ हम है या एक 10%। सेंटेंस 5 वर्ड का है, एक सेंटेंस अगर 10 वर्ड का है, एक सेंटेंस 5 वर्ड का है, तो मैं जब अपनी सेंटेंस की चेकिंग किसी दूसरे रिसर्च पेपर के सेंटेंस से चेक कर रहा हूँ, तो मुझे कितने वर्ड्स की स्पेसिंग देखनी चाहिए, कितने वर्ड्स का एक बंच देखना चाहिए जो कि सिमिलैरिटी चेक के लिए होना चाहिए। Usually इसको the research work carried out by the student, faculty, researcher and staff shall be based on original ideas which shall include abstract, summary, hypothesis, observations, result, conclusion and recommendations only and shall not have any similarities। मतलब आपकी थीसिस का पार्ट या आपके रिसर्च का पार्ट कैसे डिवाइड होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट में, समरी में, हाइपोथेसिस में, ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस। लेकिन इन सारे पार्ट्स में आपको सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, इट शैल एक्सक्लूड अ कॉमन नॉलेज और कोइंसिडेंटल टर्म्स अप टू 14 कंसेक्यूटिव वर्ड्स। एक भी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर हैं वो इतनी ही वर्ड की स्पेसिंग पे चेक करते हैं। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है वो यूजुअली क्या है कि 5 वर्ड्स की स्पेसिंग पे या 10 वर्ड्स की कंसेक्यूटिव नेचर पे या इवन 15 एंड 20 पे भी वो चेक करते हैं। यूजुअली व्हाट आई डू इट एज द कंसेक्यूटिव वर्ड्स ऑफ 10। अगर 10 पे मुझे मिलता है तो मैं मतलब अगर एक सेंटेंस आपका 14 वर्ड पर है तो वो पूरा जो बंच है आपका किसी और रिसर्च पेपर की पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ सिमिलर नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू कन्वे एवरीवन? नो सर, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। मैं बता रहा हूँ कि हमें 14 वर्ड्स की सिमिलैरिटी पे ही रखना है। हम चेक करना चाहें कि वो किसी और से सिमिलर नहीं हो तो वो सेंटेंस है, और वो 14 वर्ड्स को किसी और सेंटेंस से मैच कराने की कोशिश करता है। सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग इनफ कि आप 14 वर्ड्स को सिमिलर नहीं कर सकते हो किसी भी सेंटेंस के किसी और रिसर्च पेपर के सेंटेंस से।
अगर 5 शायद 5% या 10% पेयर होगा, ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि 14% है, सो दैट गिव्स यू, सॉरी, क्योंकि 14 वर्ड्स है तो दैट गिव्स यू इनफ स्कोप कि आप किसी का आइडिया को अपने हिसाब से कोड कर सकते हैं, एंड उसको ऑटोमेटिकली आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका एट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं या उसको रेफरेंस कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ यू वुड बी। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे कुछ वर्ड्स या कीवर्ड्स होंगे जो आपको एक रिसर्चर के होंगे, वो उसको आप कहीं ना कहीं कोड तो करेंगे ही करेंगे। देयर इज नो वे, अगर मैं बात करूं कि मुझे फाइनेंस की बात करनी है, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करनी है, या मुझे कोई लाइफ साइंसेस का कोई टॉपिक है, तो कुछ वर्ड्स तो ऐसे होंगे जिसको आप नहीं चेंज कर सकते, वो वर्ड आपको एज इट इज कोड करना है। तो जितना बड़ा 14 वर्ड्स का बंच रहेगा, उससे सिमिलैरिटी के चांसेस इन एनी वेज कम हो जाएंगे। एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो 14 वर्ड्स की गई है, इट्स अ गुड इनफ लेंथ। बहुत कम चांसेस है कि आपका प्लान निकलेगा। अगर आपने प्रॉपरली अगर लिखा है तो 14 वर्ड्स पे निकला होता। ये तो एक रूल की बात थी, लेकिन जब हम अपनी चीज़ों को, वो सिमिलैरिटी लेवल कैसे क्या आता है, लेट्स सी। ओके, प्लेगरिज्म जो रेगुलेशन के हिसाब से डिफाइन किया गया, वो डिफाइन किया गया है लेवल 0, 1, 2, 3। और 0, 1, 2, 3 में क्या किया गया, उन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि 10% है, 10 to 40% है, 40 to 60 और 60% से ऊपर भी है। अगर 10% की सिमिलैरिटी है तो यूजुअली ये बहुत ही कम सिमिलैरिटी मानी जाती है और इस पर कोई पीनल एक्शन नहीं है। लेकिन देयर इज चांसेस कि आपका 10% से 40% भी जाए, 40% से 60% भी जाए, 60% से ऊपर भी जाए। ठीक है, सिमिलैरिटी मतलब इफ यू आर रिटन से 2000 वर्ड्स का आपका रिसर्च पेपर है, तो उसका 60% कंटेंट आपका क्या है, सिमिलर है किसी एक पर्टिकुलर या बहुत सारे रिसर्च पेपर्स के साथ। तो जो लोग लिख रहे हैं उनसे एक ये चीज का जरूर से पूछा भी जाता है, व्हेन यू आर राइटिंग इट फॉर एनी गुड क्वालिटी रिसर्च जर्नल, दे विल गिव यू 2 मैंडेट्स। एक तो आपका जो प्लेगरिज्म रिपोर्ट है वो लेस देन 5% की सिमिलैरिटी बताता होगा। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ 5% सिमिलैरिटी नहीं, उसके अलावा ये भी बताया जाता है कि आपका सोर्स से सिर्फ 1% सिमिलैरिटी होना चाहिए। एंड आई विल बी शोइंग द सैंपल रिपोर्ट। एक मिनट में एक टर्निटिन की सैंपल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, जस्ट जस्ट अ मिनट में शेयर कर लूँ। Okay, I hope the screen is visible. स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ यू कैन सी कि मैं क्या बता रहा हूँ। दिस इज अ सैम्पल टर्निटिन रिपोर्ट। ये पेपर जो है, ठीक है, अब ये पेपर का अगर हम लोग सिमिलैरिटी इंडेक्स देखें तो ये कितना दिखा रहा है, ये 18% दिखा रहा है। ठीक है, और टॉप एंड हम अगर देगा कि जब हम लोग जर्नल में भेजते हैं तो हमसे ये चीजें भी मांगी जाती हैं। Could you see 4% मैच लिखा हुआ है, कहीं 2% मैच लिखा हुआ है, 1% मैच लिखा हुआ है,
कहीं सोर्सेज इंटरनेट लिखे हुए हैं, कहीं स्टूडेंट पेपर्स लिखे हुए हैं। ठीक, और ऐसे मेंशन पूरा पेपर में ये चीज गाइड कर दी कि कौन कौन सी लाइंस आपकी प्लैग में आ रही हैं। यू कुड सी कि ये वाला जो अगर हम देख रहे हैं तो रिजल्ट एंड एनालिसिस, डेटा एनालिसिस मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये आपके कीवर्ड्स हैं। और ये कीवर्ड्स को भी क्या कर दे रहा है, ये कीवर्ड्स को भी प्रूव कर दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं प्लैग में आ रहे हैं। फिर हम लोग ये देख रहे हैं all sub items were measured by responses on a 5-point Likert scale of agreement with statements ranging from strongly disagree to strongly agree. This is also something which is usually used on a lot of places. Then we see कि यहाँ पे Cronbach alpha जैसा कुछ है which is higher than 0.5. तो ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है जो कि आपका हर मतलब ये जो कि डेटा एनालिसिस का कुछ कंटेंट है। और लास्ट में जो रेफरेंसेस ये जो मेंशन्ड है, यू कुड सी कि ये रेफरेंसेस का सेक्शन आपके प्लैग में नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्यों नहीं दिखा रहा है? इस कारण क्योंकि रेफरेंसेस को उन्होंने पहले से ही क्लियर कर रखा है कि रेफरेंसेस विल नॉट बी मैच्ड फॉर एनी सिमिलैरिटी। ठीक, मैंने इसको 10 वर्ड्स पे लगा रखा था कि 10 वर्ड्स के पंच। इस कारण इसमें कंटेंट सिंगल सोर्स कैसे है, फिर एक है जैसे 2%, फिर आगे 1% मैच दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है वो कोई एक ही पर्टिकुलर जर्नल से कितना मैच हो जा रहा है 4%, फिर एक ही पर्टिकुलर जर्नल से कितना मैच हो जा रहा है 2%। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। 4%, 2%, 1%, 1%। जब आप जर्नल में लिखते हो या थीसिस में लिखते हो तो बोला जाता है सिमिलैरिटी शुड बी लेस देन 1%। अगर आप किसी भी सोर्स से 1% से ज्यादा ले रहे हो तो नीडलेस टू से योर पेपर गेट्स रिजेक्टेड। अगर अच्छे पेपर्स में आपको लिखना है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 1% से कम हो। सर ये जो पेपर है ये तो रिजेक्ट ऑल हो ऑफ यू जाएगा गेटिंग माय फिर? पॉइंट? हाँ, ये पेपर मैंने आपको सैंपल भेजा है। ये पेपर दो वैसे अगर कॉम पे रियलिटी होती रिजेक्ट तो होगा। ये तो एक तो रिजेक्ट ये हो कि जाता। हाँ, ये तो मैं इसी कारण तो मैंने सैंपल ये वाला शो किया है कि 18% है, इस कारण भी रिजेक्ट होएगा। और दूसरा ये है कि इसका सिमिलैरिटी इंडेक्स किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से 1% से ज्यादा है। इसमें जितने भी सोर्सेज मेंशन है वो शुड बी लेस देन 1%। या जो 4% है वो भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सिंगल स्पेसिफिक जो है वो भी नहीं है, एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि अगर हम 1% से कर रहे हैं या 4% वाली बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक सोर्स से भी लेस देन 1% होना चाहिए। एंड टोटल प्लैग कितना होना चाहिए? वो लेस देन 5% ही होना चाहिए। और थीसिस राइटिंग में जो मैंडेट है वो लेस देन 10% है। तो दैट शुड बी क्लियर। अब बात आती है कि क्या करना चाहिए अगर हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा फ्लैग में आ रहा है। अगर हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा फ्लैग में है तो हमें सबसे पहले जिस पर्टिकुलर सोर्स से बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा है उसको क्या करना चाहिए? यूजुअली डिलीट करना चाहिए। My idea has always been clear कि in case your content is having a lot of component which has something which is directly lifted from something, it's better to delete it because you should not end up having the things as it is copied. Secondly, आपको ये कर लेना चाहिए कि अगर आपको वो कंटेंट डालना ही डालना है एंड फॉर अ रीजन कि वो काफ़ी अच्छे ऑथर का है या उसका साइटेशन, तो उसका आइडिया लीजिए, उस आइडिया को रीराइट करिए एंड प्रॉपरली उसको रेफर करिए। बट देन वो 14 वर्ड्स का कंसेक्यूटिव जो रूल है वो भी फॉलो होना चाहिए। थर्ड ये है कि हमें हर स्पेसिफिक सोर्स से मैच कर लेना चाहिए कि क्या वो सोर्स बहुत ही जेन्युइन है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देखा हो गया है कि काफ़ी जो पेपर्स हैं वो स्टूडेंट पेपर्स हैं, तो स्टूडेंट पेपर्स को हम लोग यूजुअली अवॉइड कर सकते हैं।
यू शुड ऑलवेज लुक फॉर ऑथर्स हु आर ग्रेट, तो उनके ऑथर्स को हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, और उनके ऑथर्स को साइट करने से आपके पेपर की, आपके थीसिस की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छी बात इसमें ये भी है कि हमें पूरा यूआरएल मिल जाता है कि पिक फ्रॉम दीज जर्नल्स ओनली, या इन रेफरेंसेस से आपको नहीं मिल रहा होगा कुछ, लेकिन जब हमें ये यूआरएल्स आ जाते हैं तो हम इन पे क्लिक करके ये तो चेक कर ही सकते हैं कि ओके शायद इस मे बी दैट माइट बी ऑफ हेल्प इन राइटिंग सम, and see this is only a mirror of their repository कि उनके रिपोजिटरी में है क्या। इसको रोकता हूँ टर्निटिन की रिपोर्ट को, और बताता हूँ कि इन केस अगर हमारा फ्लैग बहुत है, ठीक है, तो हमें फ्लैग पे क्या इशू हो सकता है डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन लेवल पे। इज वेरी सिंपल, अगर वो 10% है तो पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन अगर आपकी सिमिलैरिटी 10% से 40% है तो आपको सारी चीज़ें रिवाइज करके विद इन 6 मंथ्स देनी पड़ेगी। अगर 40 से 60% है तो क्या होगा, आप बेसिकली डीबार हो जाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और अगर 60 से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी प्रोग्राम का कैंसिल। दिस इज समथिंग विच इज स्टिपुलेटेड फ्रॉम यूजीसी, सो यू डू नॉट हैव एनीथिंग ओवर इट, राइट। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने एंड से एक बार इंश्योर कर लेना चाहिए कि सिमिलैरिटी लेवल कम है, ठीक है। और सिमिलैरिटी आप बार बार नहीं चेक करा सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि सिमिलैरिटी में कभी कभी होता क्या है कि आपने किसी पर्टिकुलर प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर में अपना अपलोड किया और वो उसके सर्वर पे ही रह गया, तो वो सर्वर पे अगर उनके रह गया तो वो आप जितनी बार भी उसको रिवाइज करके भी भेजोगे तो वो आपके अपने ही कंटेंट, एग्जिस्टिंग कंटेंट से वो फिर से चल जाए। वेज कि आप ये सारी चीज़ें इंश्योर करो कि आपका कंटेंट अपने ही कंटेंट से ना मैच कर जाए, और वो उस समय होता है जब आप प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर में बहुत ध्यान से भरते हैं कि क्या वो सर्वर में स्टोर होना चाहिए या इसे वन टाइम यूज के लिए। तो वन टाइम यूज शुड बी समथिंग विच शुड बी इंश्योर्ड कि आप पहले टाइम से ही सेट कर लो अपने प्लेलिस्ट सॉफ्टवेयर में कि हम सिर्फ एक ही बार चेक कराएंगे, और Sir, I आपका जो have a one question. पेपर या थीसिस है वो अपलोडेड, जो कंसिक्वेंसेस होंगे काफी खराब है। यस, गो अहेड विद योर सर क्वेश्चन। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने ये कहा कि किसी भी रिसर्च पेपर जो ऑलरेडी कहीं पब्लिश है या किसी यूनिवर्सिटी की है, उसकी रिसर्च पेपर को जब हम कहीं पे मतलब अपनी रिसर्च पेपर में दिखाते विदाउट ऑथर का नेम मेंशन तो फ्लैग की कैटेगरी में आता है। बट अगर हम ये कोई मान लीजिए कि कोई बुक है जो कि मान लीजिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया या कुछ ऐसी बुक्स है जो कि किसी मेन टॉपिक के ऊपर बनाई गई है, हम वहाँ से अगर कंटेंट लेते हैं या फिर कोई चीज़ें लेते हैं और वो मतलब वहाँ पे मेंशन एक बार करते भी या फिर 2-3 ऑथर उसमें से एक का करते 2 का नहीं करते, तो सर ये फ्लैग की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? Ekta, could you please repeat your question? I think somewhere down the line कुछ इंटरनेट लैग है ओके तुम्हारे ओके, एंड सॉरी पे, एक सॉरी बार फिर सॉरी से रिपीट करो बेटा। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मान लीजिए बहुत सी ऐसी स्पेसिफिक बुक होती हैं जो किसी टॉपिक को जर्नलाइज करके बनाई गई प्लीज होती रिपीट। हैं। हेलो सर, माय वॉइस इज ऑडिबल? हेलो हेलो, ठीक है सर, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, नो इशू। यस यस यस। ओके, देयर आर टू क्वेरीज। एक साले ने पूछा है
sir, how these percentage of match from source are calculated, like how should we reduce the percentage match? बहुत simple logic है. Total अगर word limit मेरी 2000 Is my voice audible to all of you? हेलो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Okay, great. Audible है. Sorry. काफी इंटरनेट लैग था. Hopefully this time we don't get disconnected. There was a question by Saliha and Ekta. I suppose you were also having certain questions. सबसे पहले सलिहा तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, isn't it? ओके, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का सिंपल लॉजिक ये है कि अगर से सपोज मेरे पास 2000 वर्ड का रिसर्च पेपर है, ठीक है, टर्निटिंग या किसी भी प्लैगियरिज्म सॉफ्टवेयर में एक रिपोजिटरी बनी हुई है जो कि वो अपने ही डेटाबेस से मैच करता है, तो कितना परसेंट मेरे रिसर्च पेपर का उस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर से मैच कर जाएगा, वो मेरा परसेंटेज है. और ऐसे करके वो अपने हर रिपोजिटरी के एग्जिस्टिंग डेटाबेस से चेक करता है कि मेरा जो जर्नल है या सॉरी मेरा जो रिसर्च पेपर है वो कहाँ कहाँ कितना सिमिलर है. तो जो मैंने रिपोर्ट शेयर की थी उसमें ये पता चल रहा था कि सोर्सेज कहाँ थे. सोर्सेज 15-16 सोर्सेज थे जहाँ से 1%, 1%, 2%, लेस देन 1% या 4% भी था. वो सबको टोटल कर दिया गया तो आया कितना, 18% सिमिलैरिटी इंडेक्स. ठीक है, अब इसको कम कैसे करना है. जो लेस देन 1% है, ठीक है, उन पे वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है. हमें 4 और 2% पे पहले वर्क कर लेना है. हमें 4% और 2% को लेस देन 1% कर देना है, पहली चीज. दूसरा ये है कि हम कुछ ऐसे सेट कीवर्ड्स होंगे जो हम नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे नल हाइपोथेसिस का डेफिनेशन है, या अगर मैंने कोई SPSS की टेबल डाल रखी है जिसका सिंटैक्स ऑलरेडी क्लियर है कि मुझे वो सिंटैक्स नहीं चेंज करना है, तो वो चीज़ें हम नहीं चेंज कर सकते हैं. हमें सिर्फ इतना करना होगा कि हमें 14 वर्ड्स की एक जो यूटिलिटी है वो मैच करनी है. एंड अगर आपने सिर्फ इतना इंश्योर कर दिया कि जो बड़े बड़े मेजर सोर्सेज है उनको आपने या तो रिमूव एलिमिनेट कर दिया और ऑल्टरनेटिवली आपको
आपने उसी की आइडिया को ऐसे रीराइट किया कि वो 14 वर्ड्स के उसमें नहीं जाए, बट देन आई ऑलवेज अंडरस्टैंड कि मेरा यही मानना होता है कि अगर आपका कंटेंट डिलीट हो जाए वो ज़्यादा ईजियर वे है, क्योंकि अगर आपका वो 4% और 2% है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2000 वर्ड का 4% उसमें एक अच्छा खासा बंच बन जाएगा, तो बेहतर है आप उसको डिलीट करें, सेफर साइड। क्योंकि व्हाई डू यू वांट टू सबमिट अ थीसिस व्हिच हैज अ लॉट ऑफ ब्लैक कंटेंट, मे बी वो उस समय शायद तुम बंच लो, ठीक है, अगर आपने एसेंस कॉपी करके एज इट इज डाल दिया और वो आप प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर से भी आप कहीं से बाईपास कर गए, आगे जाके देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपकी थीसिस जो होगी वो रिट्रैक्ट हो जाएगी। सो रादर देन हैविंग दैट रिट्रैक्शन वाला इशू, उससे बेहतर तो यही रहेगा कि आप ऐसे मैनेज कर लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एकता, इफ यू कुड प्लीज टाइप इन योर क्वेश्चन, I am in a position to answer right now. Hopefully net goes on. Yes, Ekta, can you hear me? I think कुछ इशू आज नेट का है। मेरी आवाज आ रही है बाकी लोगों को? सर माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, Ekta, yes, please go ahead. ठीक है सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो मे भी मान लीजिए वो टॉपिक किसी बुक में जर्नलाइज है और क्या होता है Generalize कि है, ठीक है। वो बहुत अच्छे से किसी स्पेसिफिक बुक में दिया हुआ है, तो हमने हाँ उसके कुछ कंटेंट जो है उस बुक से लिए हैं, मतलब रिसर्च पेपर से नहीं लिए, उस मेन हाँ, बुक से लिए हैं, और तो उसमें उस 3 या 4 हाँ, ऑथर थे, तो उसमें तो हमने 1 या आपको 2 उन ही शो तीन, किए हैं। नहीं, आप बेहतर यही है कि आप उन तीनों चारों ऑथर्स को कोट करो और आप उस बिब्लियोग्राफी में आप उसको रेफर भी करो, ये प्रैक्टिस है। इनफैक्ट एकता, क्योंकि ये तुमने बात की है, इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ, देयर आर क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन who actually pick up citations from the book only. They do not cite anyone from their research papers. वो बुक से ही citations उठाते हैं, और बुक से साइटेशन उठाने के बाद उनका कंटेंट एक्चुअली इजी होता है। अब अगर मुझे से डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लेन करना हो, तो डिजिटल मार्केटिंग के कोई ऑथर तो ज़रूर होंगे जिन्होंने बुक में जी काफ़ी जी अच्छा सर। एक्सप्लेन किया होगा, तो हम एज इट इज उसको क्या करते हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं अपने रिसर्च पेपर में, और उसके ऑथर वॉल्यूम पेज नंबर के साथ हम उसको वहाँ पे रेफरेंस में भी डाल देते हैं। नहीं नहीं सर, वो तो आप बात सही कह रहे हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज, जैसे कोविड के बारे में उसने बताया, तो अब कोविड में 4 तरह के थे, एक अल्फा बीटा गामा इस तरह से था, और हमारे जो इंडिया में पाया गया था वो शायद बाद में ही कुछ ऐसा गामा करके पाया गया था। तो अब हम्म। हमें उसके बारे में ये बहुत डेप्थ स्टडी कोई जर्नल बुक में मिलेगा नहीं, तो हमने उस घटनाक्रम के बारे में उस बुक को वहां से उठाया, मतलब वहां से हाँ। टॉपिक लिया, उतने सिर्फ कंटेंट को, और उसे हम्म। अपने ही रिसर्च पेपर में हाईलाइट कर दिया, और उस बुक का नाम, तो सर ये प्लैग की कैटेगरी में मान लीजिए उसमें ऑथर का नेम 3 या 4 था, और मैंने गलती से उसमें 1 या 2 ही ऑथर लिखे, तो अगर वो प्लैग अगर की आपने, कैटेगरी में। हाँ सी, एकता जस्ट इमेजिन, मान लो तुम एक ऑथर हो, ठीक है, जी जी क्योंकि ये वर्ल्ड एकेडमिक्स का काफी कुछ रिसर्च में साइटेशन पे बनता है, ठीक है। जी सपोज तुमने एक पेपर अपना 2 लोगों के साथ लिखा, ठीक, उस पेपर का नाम से सपोज कैटेगरी ए पेपर है, वो लिख लिया। अब कोई आगे जाके रिसर्चर ने उसी कैटेगरी पेपर को कोट कर दिया, बट वो तुम्हें नाम भूल जाएगा, ठीक है। सो आर यू इन अ पोजिशन टू एक्चुअली क्वेश्चन हिम और आर? माई क्वेश्चन इज दिस, अगर ओके। मैं होता तो जरूर से बोलता कि क्योंकि साइटेशन की बात है तो आपने 2 लोग को साइट किया और एक का साइटेशन कैसे मिस हो सकता है? साइटेशन अच्छा शुड बी फॉर ऑल ऑथर्स, इजंट इट? क्योंकि फिर एक को साइट अगर हमने नहीं किया तो फिर कैसे काम चलेगा? ओके, तो मतलब सर ये ठीक है, मतलब प्लैग की कैटेगरी में आएगा या नहीं? नहीं, ब्लैक कैटेगरी में तो हाई नहीं करेगा, क्योंकि ब्लैक का कंटेंट, ब्लैक में तो सीधा सीधा वो कंटेंट उठाता है, ठीक है, वो आपका देखता है कि आपने जो सेंटेंस लिखा है वो किसी और जगह पाया गया है या नहीं गया, ठीक है, और उसके आगे पीछे वो नहीं चेक करता। लेकिन हमें तो इंश्योर करना है ना कि हमें सेफेस्ट रहना है। वाई यस डू यस, वी वांट टू एंड अप विदाउट कोटिंग समवन एल्स? वी हैव टू चूज अ सेफर साइड। ठीक है, ये हाँ, राइट। एंड इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस। आप
ऐसा तो नहीं है कि साल में हमें 12 पेपर लिखने हैं या हमें बहुत सारी थीसिस लिखनी है, हमें तो सिर्फ एक ही बार थीसिस करना है एंड दैट्स अ डॉक्यूमेंट व्हिच विल बी मैंने लिविंग भी विद। सर बहुत से रिसर्च पेपर लिखे हैं, तो मैं कभी भी किसी भी ऑथर की रिसर्च को नहीं मतलब देखती हूँ, और वहां से साइट करने की कोशिश बहुत ही कम करती हूँ। तो मेरे लिए जो कंटेंट होता है वो न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर अदर होता है, तो इसलिए हाँ, हमने क्वेश्चन रिपीट किया। एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर से भी अगर आप यूज कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज कोट द एडिटर और ऑथर एंड आप जी उस जी दिन का सर। एडिशन बस आप मेंशन कर दो, योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ओके ओके सर, थैंक ठीक यू है, सर। जी। ओके। अब बाकी क्या बचा? हाँ, क्योंकि मैं अभी बता रहा था, जस्ट अ मिनट, मैं अभी तक जो मैं बताया था रूल्स रेगुलेशंस, वो बता रहा था रूल्स रेगुलेशन विद रेफरेंस टू थीसिस। ठीक, अगर मान लो एक बार मेरे साथ ऐसा हो जाए कि प्रॉब्लम आ गई, ठीक, ऐसा तो हो सकता है कि मैं फिर से वही रिपीट करूं, 40% सिमिलैरिटी के बाद मैं ये पेपर एक बार मेरा फंस गया, मैं एक बार और फिर से लिखूं, कुछ और पेपर लिखूं और फिर से अगर हो, तो अगर आपका रिपीटेड प्लेगरिज्म कंटेंट होता है तो पिछली बार जो आपको पनिशमेंट मिल रही है उससे एक लेवल हायर पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि इसका ये मतलब है कि अगर आपको पिछली बार ये बोला गया है कि यू आर सपोज टू बी, मतलब आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए, जस्ट इमेजिन कि लेट अस सपोज बोला जाए कि पिछली बार में आपको बोला गया कि पेपर अब नहीं लिखना है, ठीक है, आगे हो सकता है आपको बोला जाए कि नहीं, अब यू विल नॉट बी एबल टू पब्लिश द पेपर से नेक्स्ट 2 years, पहली पनिशमेंट से ज्यादा हो सकता है कि पिछली बार बोला गया कि रिवीजन करके भेजिए, अब बोला जाएगा कि नहीं, यू कैन नॉट राइट अनदर पेपर फॉर अनदर से 6 months और 1 year। तो आप रिपीट नहीं कर सकते हैं प्लेगरिज्म का इंस्टेंस, ठीक। और सेकंड जो मैंने अभी भी बोला था कि पेनल्टी ये हो सकती है कि जो आपको अवार्ड डिग्री का मिला हो या रिसर्च पेपर का, तो वो रिट्रैक्ट हो जाएगा एंड योर डिग्री शैल बी पुट इन अबेयंस फॉर अ पीरियड विच इज रिकमेंडेड बाय द AIEP। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का जो अपना प्रोटोकॉल होगा वो वैलिड रहेगा। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप कभी भी नहीं करें, मैंने इंस्टेंसेस देखे एंड इट्स ऑलवेज अ फेयर प्रैक्टिस टू इंश्योर कि प्लेगरिज्म का कंटेंट कम हो। जैसे सिमिलैरिटी हम लोगों ने थीसिस में भी देखी थी, अभी फिलहाल क्योंकि सब लोग थीसिस लिखने पे फोकस कर रहे हैं, बट थीसिस तो उसी समय लिखी जाएगी जब हम रिसर्च पब्लिकेशन भी करेंगे, क्योंकि ये भी तो मैंडेट है कि हमें रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश करने होते हैं एज पार्ट ऑफ योर PhD कंप्लीशन प्रोग्राम, एंड इन दैट केस सिमिलैरिटी भी होती है। सिमिलैरिटी अगर 10% से होगी तो ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन 10 to 40 है या 40 to 60 है, तो इन दोनों केस में एक ऑप्शन तो है कि शैल बी आस्क्ड टू विथड्रॉ मैन्यूस्क्रिप्ट, और अगर 40 से 60 आ गए तो विथड्रॉ मैन्यूस्क्रिप्ट भी करना है, डिनाई करना है, और सुपरवाइजर फिर आगे आपकी PhD या कोई भी मास्टर्स लेवल थीसिस को नहीं सुपरवाइज कर सकता है। सो इफ यू आर राइटिंग विद अ सुपरवाइजर, ऑब्वियसली will be assisting you. In that case, it is your duty and supervisor's duty also to ensure कि आपका पेपर unless and until black check हो चुका है, ऑथेंटिफाई हो चुका है, तभी जाएगा किसी भी रिसर्च एजेंसी को पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। सो इवन दो यू थिंक दैट वो को ऑथर है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जरूर से इंश्योर चाहिए जो आप लिखे, क्योंकि बार बार सिमिलैरिटी चेक करेंगे तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा एंड ऑटोमेटिकली आगे जाके आपका पेपर पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। 60% से पहले मैंने भी बता ही दिया था, ये पीरियड ऑफ 3 years के लिए आप सुपरवाइज नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल व्हेन इट कम्स टू प्लेगरिज्म, ठीक है। आई हैव द प्रेजेंटेशन एंड UGC रेगुलेशंस आल्सो, उसी से ही कंटेंट बनाया था, मैं दोनों ही आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड। देखो, प्लेगरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल आते हैं कि कौन सा प्लेगरिज्म टूल यूज करना चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल पे इट इज ओरेकन। रिसर्च पेपर्स अगर आपको कराने हैं तो यूजुअली रिसर्च पेपर्स के लिए टर्निटिन बोला जाता है, इसके अलावा ड्रिलबिट भी है, प्लेगरिज्म एक्सचेकर भी है। हर एक अपना प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर का कुछ प्रो होता है, कुछ कॉन होता है। मेरा मानना यही है, किसी से भी कराएं, एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी प्लेगरिज्म फ्री, एंड उसको फ्री करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी नहीं, आपको अपने
एकेडमिक इंटीग्रिटी का ध्यान देना चाहिए, उससे भी काम चल सकता है। जिसका ज़्यादा डेटाबेस होगा उसका ऑटोमेटिकली डेटाबेस से ज़्यादा कॉपी निकलेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम करते हैं, अगर एक कॉमन प्रैक्टिस सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि Turnitin पे ज़्यादा आ जाता है, इवन आपका डेजिग्नेशन तक कॉपी दिखाता है, ठीक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इट्स नॉट अ गुड सॉफ्टवेयर, क्योंकि अच्छे एल्सेवियर और एमएलएल के जर्नल्स या एससीआई पब्लिकेशंस भी दे लास्ट फॉर अ Turnitin only, and in that case you have to be very certain as to what you are writing. It's always good to end up having a flag report of 0%, nothing like it. एंड वो आ जाते हैं, वो लिखते 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 वो 0% आ ही जाएगा। यस, क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड? सर मुझे कुछ पूछना था। अच्छा, सर मेरी वॉइस आ रही है? यस आ रही है। सर जैसे कि आपने बताया कि कोई भी प्लैग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो उसमें एक बार से ज़्यादा हम लोगों को टेस्ट नहीं करना चाहिए, जो भी पेपर हम लोगों ने राइट किया हुआ है। तो फिर सर शालीन जैसे कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, हम करते हैं 3-3, 5-5, 10-10 बार भी, लेकिन हमें ये जी इंश्योर सर। करना चाहिए कि हम उसकी सेटिंग्स में ये इंश्योर कर लें कि सर्वर पे हमारा पेपर नहीं सेव हो जाए, क्योंकि तो अगर सर हमारे ये सर्वर पे कैसे पेपर, क्लियर? ये जब आप सेटिंग्स, जब आप कोई भी प्लग है, आप जब भी अपना कोई सॉफ्टवेयर पे चेक करते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है, बिफोर अपलोडिंग ही पूछता है, डू यू वांट इट टू बी सेव्ड इन द सर्वर, एंड उसको मैं अनचेक कर देता हूँ, एंड अनचेक करने के बाद वो सेव नहीं होता है डेटाबेस में। तो सर ऐसा करके हम उसको दोबारा से कई बार चेक कर सकते जब तक कि उसमें से 0% या 1% लेस देन हाँ 1% ना आ हाँ, जाए। but it is a tedious exercise, number one. Number two, if you keep on doing it, मुझे लगता है कि उससे अच्छा तो ये है कि आप खुद ही ओरिजिनल लिखने लगो। See, either there are two ways of doing research. एक तो हम रिसर्च कर रहे हैं कि हमें मैकेनिक्स ऑफ रिसर्च आनी चाहिए, हमने सिर्फ रिसर्च सिर्फ थीसिस के लिए करना, और हमें एक रिसर्च अच्छी रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं। अगर हमें कोई एक प्लैग सॉफ्टवेयर यूज करने आ गया और हमें लिखने आ गया, तो हम उसको बार बार चेक करके उसका प्लैग रिपोर्ट तो 0 कर ही देंगे, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अगर होता तो जस्ट इमेजिन हम लोग सिर्फ रिसर्च पेपर बहुत आराम से लिख लिए होते, फिर व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एससीआई हो या स्कोपस एबीडीसी, कुछ भी लिखा जा सकता है, बट द थिंग इज you are thinking of using the technology to compromise on quality. That is just the opposite way. It should be like quality first, technology second. हाँ, ये मैं जरूर से बोल सकता हूँ कि आपने एक बार भेजा, आपको पता चला कि 15 से 20%, जैसे इसमें 18% मुझे पता चला था, तो इस 18 को 5 से कम करने के लिए आपको सिर्फ एक ही बार काम करने की जरूरत पड़ेगी। अगर इस 18 को आपको 5 करने के लिए 5 बार लिखना पड़ जाए, या आपकी फ्लैग रिपोर्ट 30 या 40% पहले वो लेवल पे दिया जाए, तो आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच वी आर मिसिंग द लॉन्ग टर्म विजन एंड द फोकल पॉइंट। द फोकस पॉइंट इज द फ्लैग रिपोर्ट शुड बी लेस, एंड दैट विल कम आइदर व्हिचएवर व्हाटएवर वे। वैसे हाँ, आप ये बात तो जरूर से है कि आप चाहो तो बहुत बार चेक करा सकते हो, बट इट्स नॉट एन आइडियल प्रैक्टिस। मेरी आदत यही कि मैं 2 बार की कोशिश में कर लेता हूँ, काफ़ी बार तो फर्स्ट टाइम में ही सही आ जाता है, और अगर इसमें आ गया है तो इसको मैं इंश्योर कर देता हूँ कि मैं अपना कंटेंट वैसे डिलीट ही कर देता हूँ एज इट इज, मेक्स माई वर्क इजी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? यू ऑल में आस्क जो जो पूछना है। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? सर और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? हाँ, सर हम लोग को स्टैटिस्टिक्स में कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, पहले क्या पढ़ना चाहिए? अदर देन मीन मीडियन मोड तो बेसिक है, बट कौन से टेस्ट से स्टार्ट करना चाहिए पढ़ना? मीन मीडियन मोड है तो बहुत बेसिक, बट मेरा मानना ये है कि अगर हम मीन मीडियन मोड को भी बहुत अच्छे से पढ़ें तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। एंड मीन मीडियन मोड को पढ़ने के लिए तो फिलहाल मैं ये बोलूँगा कि मीन मीडियन मोड के आगे तो स्टैटिस्टिक्स में तो सिर्फ टेस्ट्स फिर आते हैं। अगर हमने मेजर्स कर लिए
सबसे पहले तो एवरेज मेजर्स ऑफ एवरेज टेंडेंसी हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी देख लिया, मीन मीडियन मोड के बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल्स आ जाते हैं। क्वार्टाइल करने के बाद हमें कोरिलेशन और रिग्रेशन आ जाना चाहिए। कोरिलेशन रिग्रेशन के आगे हमें क्या कर लेना चाहिए? कोरिलेशन टेस्ट्स होते हैं, टेस्ट्स ऑफ मीन्स, वो आना चाहिए। एंड यस, प्रगति ने बिल्कुल सही बोला है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन आ जाना चाहिए। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है वो हमें टेस्ट से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसा ही टेस्ट लगेगा। तो स्टैटिस्टिक्स अपने में बहुत समय लेता है, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बिगिन फ्रॉम जीरो टिल व्हाटएवर लेवल यू वांटेड, क्योंकि टेस्ट की अपनी ही अथाह लिमिट है। नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट अपने में बहुत सारे हैं, तो आप उतने ही टेस्ट को पहले पढ़िए जितना आप समझ सकते हैं। इट्स ऑलवेज लाइक, do not work on SPSS or Excel or any other software. What is required is you should start working on your notebooks. नोटबुक्स पे पहले तो लिखो कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कौन सा टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट कब लगेगा। जब ये चीज इम्बाइब कर लो, ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हो और फिर सोचते हो कि कौन सा टेस्ट हमें लगाना है। बट टेस्टिंग तो बाद की बात है, पहले तो हमें ये आ जाना चाहिए कि क्या जरूरी है, क्या लगाने की जरूरत भी है या नहीं लगाने की जरूरत है। एंड माधवेंद्र, सी गुड जर्नल्स एंड गुड पब्लिकेशंस इन मैनेजमेंट बहुत सारे हैं। एक में ही मेरे ख्याल से हर जर्नल जो आपके स्कोपस के Q1 और Q2 में है वो बहुत अच्छा है, और ABTC के ABC या ABC में ही, सॉरी, वो भी अच्छा है, लेकिन वो मैनेजमेंट के लिए। SCI पब्लिकेशंस, अगर आप SCI स्कोपस ABTC देख रहे हो तो आपको आगे पीछे सोचना ही नहीं है, एवरी जर्नल इज अ गुड जर्नल, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू राइट, थीम पे डिपेंड करता है। What else? Madhvendra is asking fintech पे लिखा है, like if you have written on fintech you can write it for say a journal like Finance India. It's a good journal, काफी exhaustive journal है। It takes time to publish, ABDC and Scopus दोनों ही है, but वो काफी समय लेता है, 1.5-2 साल लेगा, but अच्छा जर्नल है। प्रगति ने क्या पूछा है? यस, माय क्वेश्चन शॉर्ट टर्म वाला कोई नहीं है। प्रगति, कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तुमने पूछा था या above I wrote? अच्छा पेपर लिखो तो अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाएगा। बिफोर थिंकिंग ऑफ अ थीम यू कैन ऑलवेज गो थ्रू फ्यू जर्नल्स, उनके आर्काइव्स में जाके आप एग्जिस्टिंग जर्नल्स देख लो, उनकी थीम को देख लो, वो क्या लिखते हैं, किस टाइप का उनको चाहिए, एंड देन ऑलवेज अगर बहुत ही नॉवल आइडिया होगा तो बहुत जल्दी पब्लिश होता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। Great. In that case, we'll wind up today and see you tomorrow. मैं कल भी क्लासेस लूँगा, कल और परसों मेरी ही क्लासेस रहेंगी, ठीक है। प्रगति, how many research papers you have to write? When I did my PhD, I wrote 14 research papers in 5 years, 3.5 years rather. तो मैं 14 तो नहीं बोलूँगा, मैंडेट तो 2 का ही है, तो 2 ही लिखें, लेकिन आप हाँ अच्छा लिखेंगे तो आपको 2 ही लिखने की जरूरत होगी। When I started writing, I was writing rubbish to be precise, लेकिन धीरे धीरे सही होता गया। तो बात वही है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही सही होगा। Saleha, yes, my name is Mohit and you all can also follow me on LinkedIn पर मैं हूँ, मैं LinkedIn ID अपनी शेयर कर दूंगा। एंड या प्रगति, राइट, इट्स अबाउट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, एब्सोल्युटली। एंड दिस इज वन थिंग, जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो क्वालिटी पे ही फोकस करो तो ऑटोमेटिकली राइट होगा।
So I think that's all for today, and see you tomorrow then. Thank you, sir. Okay, bye bye, bye bye everyone, bye bye. Take care, bye bye, Thank you, sir. Thank you, sir. bye bye, bye bye, Thank you, sir. Thank you, sir. bye bye, Thank you, sir. bye bye everyone, bye bye.
A very good afternoon to all the dear participants. Good afternoon, ma'am. Yeah, very good